साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम लोग आज फिर देखते हैं जीव विज्ञान का आगे का टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियो के माध्यम से, ह्यूमन टीथ को, उसी को हम लोग आगे और डिटेल में देखने का प्रयास करें। तो चलिए, यहाँ पर लिखा हमने दांतों की आंतरिक बनावट। तो दांत का जो बाहरी फीचर है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसके आधार पर दांत को हम स्टडी कर चुके हैं। अब चलिए दांतों के आंतरिक बनावट पर ध्यान देते हैं। और आंतरिक बनावट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उतना हम लोग को गहराई में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आजकल जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके अनुसार हम लोग इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्टडी करेंगे, जिसके द्वारा समझने का प्रयास करें कि दांत जो बाहर से दिखता है वो अंदर से कैसे बना होता है, आंतरिक बनावट उसकी कैसे होती। तो दांत हम लोग को पता है माउथ कैविटी के अंदर है, और वो जो दांत है वो जबड़े पर निकलते हैं। तो जबड़े की एक हड्डी होती है जॉ बोन, और उसी के अंदर एक खाली गैप्स होता है, जिसमें उस गैप के अंदर से दांत बाहर निकलता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे बनावट के आधार पर। उसी को मैं एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मान लें कि हमारा जॉ बोन है, जिसमें इस तरह के गैप्स बने हुए हैं, और इसी गैप्स में दांतों का विस्तार है या दांतों का विकास हुआ है, जो इस जॉ बोन के अंदर है। तो ये जॉ बोन है, और ये जॉ बोन में खाली जगह है। ये खाली जगह को हमने दर्शाया है ऐसे, इसको ध्यान रखना। तो इसको आप बोन समझें। ये हमारा बोन है जो जॉ बोन के रूप में है, जबड़े की हड्डी कहते हैं। और ये इसका गैप है, तो जो खाली जगह इसको सॉकेट कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, सॉकेट जैसे बल्ब का सॉकेट होता है जिसमें बल्ब फिट हो जाता है, उसी तरह से दांतों में गैप्स है, उस गैप को सॉकेट कहते हैं। और इस सॉकेट के अंदर से एक दांत का ऐसे विकास होता है। तो दांत जो विकसित होगा ये इस प्रकार से हमें बाहर में दिखाई देता। तो ये एक दांत है जो इस प्रकार से जबड़े के ऊपर ग्रो करता, और जब ग्रो कर जाता है तो ये ऐसा दिखने लगता। तो ये ध्यान रखना है कि जबड़े के अंदर से निकला हुआ दांत, और इस दांत में महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होते हैं, और स्ट्रक्चर को ही समझना आप, जिसमें एक नलीनुमा संरचना होता है अंदर से। तो ये अंदर से नलीनुमा संरचना है, और ये पूरा लेयर, तो जो पूरा लेयर है दांत का अंदर का बनावट, वो मुख्य रूप से डेंटाइन कहलाता। ये ध्यान रखना। तो मुख्य जो दांत का स्ट्रक्चर है वो डेंटाइन है, और डेंटाइन के अंदर खाली जगह है, और खाली जगह को पल्प कैविटी कहते हैं या रूट कैनाल कहते हैं। रूट कैनाल या इसी को पल्प कैविटी भी कहा जाता है। तो पल्प मतलब गुदा होता है, लिक्विड होता है। तो एक रूट कैनाल है पल्प कैविटी अंदर में, और इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, और लिक्विड को यहां पर एक नाम देते हैं जिसे पल्प कहा जाता है। तो पल्प हो गया, रूट कैनाल हो गया, रूट के अंदर से नली है इसमें रूट कैनाल, और पूरा जो दांत है वो डेंटाइन। ये ध्यान रखना, ये मेन स्ट्रक्चर दांत का ही है। अब यहां पर हमारा जबड़े के ऊपर एक मांसल संरचना होती है, जिसको हम लोग मसूड़ा कहते। तो यहां से यहां तक जॉ बोन जो है, यहां के नीचे जॉ बोन है, इसके नीचे ये सब जॉ बोन है। ये ध्यान रखना है, ये जॉ बोन है, जबड़े की हड्डी है, ये सॉकेट है, और जबड़े की हड्डी के ऊपर एक मसल्स है, मांस का टुकड़ा, जो इसको पकड़े हुए दांत को सीमेंटिंग मटेरियल के तौर पर। तो ये मांस का टुकड़ा है जो जबड़े के ऊपर है और दांतों को पकड़े हुए, और जो टुकड़ा है ये, इसी को हम लोग गम कहते हैं। गम मतलब मसूड़ा। तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि दांतों के सेफ्टी या उसकी सुरक्षा का हम लोग अक्सर ध्यान रखते हैं, और ब्रश करने के दौरान दांतों के मसूड़े और दांत पर ध्यान होता। तो यही ध्यान रखना है, मेन स्ट्रक्चर यही। अब यहां ध्यान क्या देना है कि ये जो डेंटाइन है, ये डेंटाइन वाले भाग में यहां के ऊपर, तो हम बना रहे हैं यहां पर अलग मार्कर से, ब्लू से, ये ध्यान रखना, यहां के ऊपर
ऐसे एक लेयर, ये ध्यान रखना, और ये लेयर मसूड़ा के ऊपर, तो मसूड़ा के ऊपर जो लेयर है दांतों के ऊपर, दांतों के मतलब डेंटाइन के ऊपर, तो ये जो लेयर है ऊपर वाला, इस लेयर को, ऊपर वाले लेयर को एक नाम दिया गया जिससे इनामेल कहते हैं। ये ध्यान रखना, इनामेल मेन एरिया है, मेन सेक्शन है मसूड़े के ऊपर दांत के ऊपरी लेयर। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां के नीचे एक लेयर है जो मसूड़े वाले एरिया से होकर एकदम रूट के नीचे तक जाता है, तो यहां तक जाता है नीचे। और ये जो एरिया है मटेरियल, इसका एक नाम है जिसे सीमेंट कहते हैं। सीमेंट ध्यान रखना है, ये मतलब दांतों में 3 महत्वपूर्ण संरचना है इंपॉर्टेंट, इनामेल, डेंटाइन और सीमेंट। उसके अलावा अंदर के बनावट को जब बांटेंगे तो 3 भाग में बटा दिखेगा। एक पार्ट जो मसूड़े को ऊपर, तो मसूड़े के जो ऊपर है, ये मसूड़ा है गम, ये वाला पतला सा लेयर मांस का टुकड़ा, उसके ऊपर जो दांत दिख रहा है इसको हम लोग क्राउन कहते हैं। ये ध्यान रखना, ये क्राउन है जो ऊपर में। जो मसूड़ा वाला पार्ट है इसको नेक कहा जाता है, दांत का ये गर्दन है। और ये जो अंदर घुसा हुआ है यहां से यहां तक, ये वाला पार्ट, ये मसूड़े के अंदर जॉ बोन के अंदर सॉकेट में जो है, इसको एक अलग नाम देते हैं जिसे रूट कहा जाता है। मतलब दांत की जब बनावट को उसको देखेंगे तो 3 भाग में बटा दिखेगा। एक भाग जो हमें ऊपर दिखता है वो क्राउन है, मसूड़े के पास जो है वो नेक है, और जो दांत जबड़े में घुसा हुआ है दांत का जो भाग वो रूट है। मतलब अगर इंटरनली इसको बांटा जाए तो पता चलता है कि टीथ जो है वो संरचना के आधार पर 3 भाग में बटा हुआ, मतलब दांत की बनावट जो है वो 3 भाग में। पहला भाग जिसका नाम है क्राउन, दूसरा भाग जिसका नाम है नेक, और तीसरा भाग है जिसका नाम है रूट। तो तीनों को लोकेशन ध्यान रखना। आजकल स्ट्रक्चर से सवाल पूछ रहा है, बिहार दरोगा में पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, एसएससी रेलवे में भी पूछता। तो ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा गहराई से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया है कि साइंस में बहुत ज्यादा बताया जा रहा है। लेकिन आप क्वेश्चन का पैटर्न देखें आज का, कि आपको 1 लाइनर पढ़ने से काम नहीं चलेगा जब तक आप गहराई से अध्ययन नहीं करेंगे। हम इसमें भी बहुत शॉर्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें बहुत कुछ जानना है, लेकिन हम वही चीज पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है। तो ध्यान रखना है कि क्राउन ये जो है ये बाहर से हमें दिखता है, ये ध्यान रखना। तो बाहर से दिखने वाला, या कहें तो जो मसूड़े के ऊपर होता है, मसूड़े के ऊपर होता है भाग, उसको क्राउन कहा जाता है। पहला ध्यान रखना। नेक क्या है? तो वह भाग जो मसूड़े के पास होता, मसूड़े के पास होता है उसको नेक कहते। और तीसरा भाग रूट जो है, यह ध्यान रखना है कि रूट जबड़े की हड्डी में, जबड़े की हड्डी में मौजूद सॉकेट वाले भाग में, सॉकेट वाले भाग में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, ये लोकेशन आप तीनों की कहां पर किसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कभी कभी ऑर्डर पूछ देगा कि ऊपर से नीचे चले तो सबसे ऊपर क्राउन है, उसके बाद नेक है, तब रूट है। इतना चीज ध्यान रखना। अब दांतों का जो मेन स्ट्रक्चर है बनावट, उस बनावट को जब बांटेंगे तो बनावट के आधार पर फिर दांतों के लेयर को 3 भाग में बांटा गया। और वो 3 भाग जो है उसमें पहला भाग है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है डेंटाइन। ये ध्यान रखना। और डेंटाइन दांत का मेन स्ट्रक्चर, दांत इसी से बना होता। तो ध्यान रखना है कि दांत का मुख्य भाग डेंटाइन कहलाता। तो अंदर में एक लेयर का पहले फॉर्मेशन होता, और इस लेयर का फॉर्मेशन जो डेंटाइन है, जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है, ये जो अंदर से ऐसे आया है, ये पूरा भाग डेंटाइन। तो डेंटाइन ध्यान रखना कि दांत का मुख्य भाग, ये मुख्य भाग है, और इसका निर्माण एक हड्डी का निर्माण करने वाला सेल
जिसको ओडोंटोब्लास्ट कहते हैं। तो ओडोंटोब्लास्ट सेल के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता। इतना आपको गहराई से नहीं पूछेगा, लेकिन आजकल जो पूछा, जैसे बिहार दरोगा में एलिमेंट्री कैनाल का लेयर पूछ दिया है अंदर का, जो कभी लोग उम्मीद नहीं करते थे कि ऐसा पूछा जाएगा। और हम बार बार क्लास में कहते हैं कि थोड़ा सा डेप्थ में जाएं और डेप्थ में पढ़ेंगे तभी सवाल बनेगा। तो ध्यान रखना है कि ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना हुआ ये डेंटाइन दांत का मुख्य भाग, ध्यान रखना। अब इसके बाद दूसरा जो है वो इनामेल है। और इनामेल क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनामेल सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया और आगे भी पूछा जाए। तो इनामेल को पहले तो ध्यान रखना है कि इनामेल है कहां पर, तो ये डेंटाइन पर ही है। तो ध्यान रखना है कि डेंटाइन का वह भाग जो क्राउन वाले हिस्से में होता है, क्राउन में होता है, यही ध्यान रखना। डेंटाइन का वह भाग जो क्राउन में होता है वहीं पर इनामेल मिलेगा। और क्राउन में होता है उसके ऊपर के लेयर को, ऊपर के परत को या लेयर को इनामेल कहा जाता है, यह ध्यान रखना। तो इनामेल का जो विस्तार है वो डेंटाइन के भाग में है, लेकिन डेंटाइन के कहां तक, क्राउन वाले हिस्से। तो ये ध्यान रखना कि ये यहां से यहां तक, ये वाला जो ऊपर वाला लेयर वही इनामेल है। इसके अंदर जब मसूड़ा के अंदर आएंगे तो इनामेल नहीं मिलेगा। इनामेल जब भी मिलेगा तो क्राउन वाले हिस्से में मिलेगा, ये ध्यान रखना। और क्राउन वाले हिस्से में कहां, तो डेंटाइन के वह भाग जो क्राउन वाले हिस्से में है उसके ऊपर की सतह के रूप में। और ये एक हार्ड स्ट्रक्चर है। और हार्ड स्ट्रक्चर के रूप में ये याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में कि यह जो है यह शरीर का सबसे कठोर भाग है, ये ध्यान रखना। सबसे कठोर भाग है या अंग भी दे देता। तो कठोर अंग है, हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ द बॉडी। एक शरीर का सबसे कठोर जो संरचना होता है वो इनामेल होता। और यह भी ध्यान रखना है, इसी के कारण दांत जो होता है वो दांत का कलर जो रंग है वह सफेद दिखता। तो ये ध्यान रखना। तो दांत का रंग सफेद किसके कारण, तो इनामेल के कारण। और हार्ड किसके कारण, क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर है, बोन के आधार पर ही इसका बनावट है। तो जैसे बोन हार्ड होता है वैसे ही इनामेल भी हार्ड होता। इनामेल जब तक है तब तक दांत सुरक्षित रहता। तो हार्ड इसलिए क्योंकि यहां भोजन के कड़े से कड़े पदार्थों को तोड़ना या पीसने का काम किया जाता है। और जो चीज कड़ा होगा वही किसी चीज को तोड़ सकता है। किसी कड़े चीज को तोड़ने के लिए उससे ज्यादा कड़ा चाहिए, उससे ज्यादा हार्ड मटेरियल चाहिए, ज्यादा कठोर चाहिए। तो इस रूप में नेचर ने इसको शरीर के सबसे हार्डेस्ट मटेरियल के रूप में डिजाइन किया। और ध्यान रखना है कि इसी पर कैल्शियम और फास्फोरस का जमाव होता है, जो एग्जाम में पूछता है। तो कैल्शियम एवं फास्फोरस ये दोनों को स्टोर करने का काम करता है। जैसे हड्डियों पर कैल्शियम फास्फोरस जमता है, वैसे ही इन दोनों जगहों पर इन दोनों चीजों का भी इनामेल में जमाव होता है, ताकि दांत स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे। कभी कभी पूछेगा कि फास्फोरस जो खाते हैं वो कहां जमता है, तो एक स्ट्रक्चर हड्डी होता, दूसरा स्ट्रक्चर इनामेल होता। अब यहां पर डेंटाइन इनामेल के अलावा एक और स्ट्रक्चर है सी, जिसका नाम है सीमेंट। ये ध्यान रखना है सीमेंट। तो जो सीमेंट है ये अलग मटेरियल, ये भी हार्ड ही होता, लेकिन उतना हार्ड नहीं जितना इनामेल हार्ड। तो इनामेल तो सबसे हार्ड है, उसके बाद सीमेंट। और सीमेंट कहां मिलेगा, तो दो भाग में। ये तो हमने कहा क्राउन वाले भाग में, तो क्राउन को छोड़ दें तो क्राउन हट गया तो बच गया नेक और रूट। तो ध्यान रखना है नेक एवं रूट वाले भाग में, नेक और रूट वाले भाग में डेंटाइन के ऊपर का परत है, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये तीनों स्ट्रक्चर को ध्यान रखें। अब यहां पर हमने एक चीज बताया कि इसके अंदर रूट कैनाल। तो रूट कैनाल यहां पर एक नली है जिसके अंदर लिक्विड के रूप में पल्प है, और इसी की मदद से ब्लड वेसल
और नर्व्स, जो तंत्रिका तंत्र है, ये दोनों अंदर प्रवेश करता, और ताकि दांतों को रक्त की सप्लाई होती रहे, ब्लड की आपूर्ति, और साथ ही साथ तंत्रिका से संबंधित कोई भी काम होता है, दांत में कोई तकलीफ हो, किसी तरह की दर्द हो, पेन हो, तो उसकी सूचना मस्तिष्क को मिल जाती। तो ये ध्यान रखना है कि ब्लड वेसल और नर्व को दांतों के अंदर, दांत के अंदर वाले भाग में सारी चीजों को रेगुलेशन के लिए रूट कैनाल है, जिसके माध्यम से ये कार्य संपन्न होता। तो ये चीज ध्यान रखना, और ये सब कुछ जबड़े पर है, और इसलिए जबड़े के बारे में भी थोड़ा सा जानना, क्योंकि जबड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जबड़ा मस्तिष्क की एक हड्डी है जो, तो जॉ बोन बहुत इंपॉर्टेंट है दो मामले में। पहला तो कि जॉ बोन, जैसे ये दांत का सबसे हार्ड पार्ट इनामेल, या शरीर का सबसे हार्ड पार्ट इनामेल है, वैसे ही जॉ बोन शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। ये ध्यान रखना, मजबूत हड्डी है। जबकि इसी जबड़े पर जो मसल्स होता है, जो मसूड़ा, जिसको हम लोग जॉ मसल कहते, तो जॉ बोन शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है। उसी तरह से जॉ मसल शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी है। और ये तीनों पॉइंट पूछेगा एग्जाम में, मजबूत हड्डी कौन, मजबूत मांसपेशी कौन, या सबसे कठोर भाग कौन, ये तीनों चीज आपको अक्सर एग्जाम में याद रखना। और ये सब दांतों से संबंधित है, या दांतों के स्ट्रक्चर से संबंधित ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो यही दांतों के बनावट की बात, जो आपको इंटरनली ध्यान रखना कि किन सेक्शन को क्या कहते हैं, कैसे उनकी बनावट है, और इसको कैसे नेचर ने डिजाइन किया है, और किस प्रकार से इसको बनाया। तो यही दांतों की बात। अब दांतों को जब पढ़ लिए, स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन, इसकी संख्या, तो अब इसका थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको जानना है, और अक्सर एग्जाम में वो सवाल आपसे पूछा जाए। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ देता। पहला तो कि एक जो हमने दांत पढ़ा था जनरल अवेयरनेस के तौर पर, पढ़ा था हमने केनाइन। तो केनाइन एक नुकीला शार्प टिप वाला दांत है, और केनाइन जो होता है ये काम करता है चीड़ फाड़ का। तो चीड़ फाड़ जब करना होगा तो ये काम मांसाहारी करेगा, ये ध्यान रखना। तो जितने भी कार्निवोर हैं, मांसाहारी, तो कार्निवोर नाम इसी से पड़ा, और इस रूप में ध्यान रखना कि चीड़ फाड़ करने वाला मांसाहारी होता है, और मांसाहारियों के लिए ये दांत बहुत इंपॉर्टेंट, और इसलिए यह दांत मांसाहारियों में ज्यादा विकसित होता है। एकदम ध्यान रखना, ये बहुत ही डेवलप होगा, अन्य सभी दांतों की तुलना में इसका आकार, साइज और डेवलपमेंट ज्यादा दिखेगा, जो भी मांसाहारी हो। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा एक दांत है जिसको टस्क कहते हैं, अक्सर पूछेगा एग्जाम, और टस्क जो है वो हाथी का दांत होता है, हाथी का दांत। और वो कौन दांत, तो जो बाहर दिखता है, तो बाहर दिखने वाला दांत जो हाथियों में होता है, हाथी का दांत जो बाहर दिखता है उसको टस्क कहते हैं। और ये टस्क जो होता है सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, फीमेल हाथी में ये टस्क नहीं होता। और टस्क जो है, ये ध्यान रखना कि टस्क जो है अपर जॉ में होता है, और अपर जॉ का सेकेंड अपर इंसीजर, तो सेकेंड अपर इंसीजर के रूप में ये डेवलप होता है। और यही दांत जब बड़ा हो जाता है तो यही दांत बाहर निकल आता है, जो खाने का काम नहीं करता, ये दिखता है, और दिख करके हम उसको पहचान लेते कि मेल एलिफेंट है और ये फीमेल एलिफेंट। जिसमें नहीं दिखेगा वो फीमेल होगा, और जो जिसमें दिखेगा वो मेल होगा। और इसी दांत के चलते हाथियों का लोग शिकार करते हैं, हाथियों की जान तक ले लेते हैं, क्योंकि इस दांत की वर्ल्ड मार्केट में बहुत कीमत होती। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देगा कि हाथी में जो दांत दिखता है उसको कहते क्या है, तो टस्क, और एक किसमें होगा, तो मेल एलिफेंट में होगा। ये ध्यान रखना।
अब यहां से आगे बढ़े तो यहां दांत जो पढ़ रहे हैं उसमें स्तनधारी पर थोड़ा सा ध्यान रखना। और स्तनधारियों में जो दांत होता है वो सबसे अधिक दांत, स्तनधारियों में सबसे अधिक दांत दो में होता है। एक जो है वो हॉर्स है और दूसरा पिग है। ये ध्यान रखना, हॉर्स और पिग, घोड़ा और सुअर, दो ऐसा जानवर स्तनधारियों के अंतर्गत जिसमें सबसे अधिक दांतों की संख्या पाई जाती। और टोटल दोनों में संख्या जो है ये सबसे अधिक दांत 44 होगा, इससे ज्यादा दांत नहीं होता, ये ध्यान रखना। और ये 44 दांत यही दोनों में, हॉर्स और पिग में। तो इतना ध्यान रखें जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ देगा। इसके अलावा एक और जानवर के बारे में जानना है और वो है पक्षियों के बारे में। और ध्यान रखना है कि पक्षियों में दांत नहीं होता, तो ये ध्यान रखना है, कभी पूछ देगा तो ये ध्यान रखना कि पक्षियों में दांत होता ही नहीं है। वो किसी भी चीज को अपने बिग चोंच की मदद से उठा करके स्वेल करते हैं, निगल लेते हैं, और वो सारा पाचन का कार्य उनके इंटेस्टाइन में जाकर होता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जेनुइन वननेस से जो दांतों से संबंधित है, इसको ध्यान रखें। तो ये टीथ के बारे में। अब टीथ के बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है हमारा एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है टंग। तो चलिए, माउथ कैविटी के अंतर्गत 3 स्ट्रक्चर पढ़ना था, उसमें एक हमने पढ़ा टीथ के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी टंग, और फिर उसके बाद पढ़ना है लार ग्रंथि के बारे में। तो टंग छोटा सा है और छोटा सा टॉपिक है जिसको आपको यहां पर देख लेना। तो चलिए, टीथ के बाद टंग शुरू करते हैं। तो टंग से भी अक्सर सवाल पूछता है। तो कैसे पूछता है, क्या उसकी बनावट है, क्या उसका फीचर, इसी को समझना। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है टंग या जीभ। तो टंग है, या इसी को हम लोग मातृभाषा में जीभ कहते। तो क्या है बनावट टंग की और जीभ की, इसी को देखना। तो ध्यान देंगे कि टंग माउथ कैविटी का ही हिस्सा है। 3 पार्ट पढ़ना था, टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड, जिसमें एक पढ़ लिया हमने दांत, और आज देखेंगे टंग के बारे में। तो टंग क्या है कि एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मांसल संरचना के रूप में। तो मांसल संरचना है ये, और मांसल का मतलब जिसकी बनावट मांस से हो, मसल से हो। और मांसल संरचना के रूप में ये एक ऐच्छिक मसल से, ऐच्छिक पेशी से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो हमारे माउथ कैविटी के अंदर मुख गुहा में डेवलप होता है। और जब डेवलप होता है ये स्ट्रक्चर गर्दन से जुड़ा रहता है, गर्दन से जुड़ा होता है, और इसका आगे वाला भाग मुक्त होता है, फ्री। मतलब ये जुड़ा नहीं होता, ये मुक्त होता। तो इतना चीज ध्यान रखना है पहले तो कि एक मांसल संरचना है जो ऐच्छिक पेशी से बना हुआ है, गर्दन से जुड़ा होता है, और इसका आगे वाला भाग मुक्त होता। अब इसको स्ट्रक्चर के रूप में देखें। एक टंग जो है ये नॉर्मली इस प्रकार का दिखता है। तो यही हमारा एक टंग की बनावट। तो यही एक जीभ है जो मांस से बना हुआ। अब इस जीभ पर ध्यान रखना है कि हमने कहा कि मांसल है, ऐच्छिक मसल से बना हुआ, मतलब हमारी इच्छा से काम करता है। हम जब चाहे इसको आगे पीछे, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राउंड घुमा सकते हैं क्योंकि हमारी इच्छा से काम कर रहा है। अब ये वाला पार्ट गर्दन के सिरे में, आगे वाला फ्री है, तो ये ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हो सकता है आपकी इच्छा से, क्योंकि ये इंड फ्री है। अगर ये फ्री नहीं होगा तो फिर जीभ फंक्शन नहीं कर पाएगा अच्छे से। बहुत सारे लोगों में असामान्य तौर पर जीभ का आगे वाला हिस्सा फ्री नहीं रहता।
और फ्री नहीं रहता है तो उस स्थिति में वे लोग या तो बोलने में दिक्कत होता है, भोजन करने में दिक्कत होता, तुतला आवाज निकलता, आवाजें स्पष्ट क्लियर नहीं निकल पाती। तो ये ध्यान रखना है कि ये पीछे वाला पोर्शन, तो यहां ध्यान देंगे कि ये जो है ये इस प्रकार से गर्दन से जुड़ा हुआ है, लेकिन आगे वाला भाग फ्री है। अब इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इस प्रकार से ध्यान रखना। जो आप टंग क्लीनर से जब टंग साफ करते होंगे, ध्यान देंगे मिरर में, तो आपको जीभ के ऊपर ऐसी संरचना दिखेगी। आप तो ध्यान रखना है कि इस प्रकार से संरचना जीभ में दिखती है। लगता है कि कुछ खुरदरा सरफेस है, और खुरदरा सरफेस के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर स्ट्रक्चर है जिसको आपको ध्यान रखना। और ये स्ट्रक्चर जो है ये, इसको पैपली कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये पैपली है, और पैपली उभरी हुई संरचना जो कुल मिलाकर के अलग अलग जानवरों में 4 प्रकार का होता है, लेकिन मानव में ये 3 ही प्रकार का होता है। तो ध्यान रखना है कि पैपली मानव में 3 प्रकार का होगा। तो ध्यान रखना है 3 प्रकार का होता। तो पैपली है क्या? तो जीभ के ऊपर उभरी हुई स्ट्रक्चर जो कली लाइक दिखती है, उभरी हुई रूखड़ी स्ट्रक्चर, उसी को पैपली कहते हैं। और ये पैपली मानव में 3 प्रकार, आपका स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा कि 3 प्रकार कौन कौन है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि मानव में एक 4 प्रकार में एक प्रकार नहीं होता, और उसको आपको ध्यान रखना। जो नहीं होता है तो नॉर्मली 4 प्रकार, लेकिन 3 ही है, और 3 में एक एब्सेंट है, और उसको नाम है फॉलिएट पैपली। तो फॉलिएट पैपली एब्सेंट होता है, ये नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखना, ये नहीं पाया जाता। बाकी 3 पाया जाता, उसको आप ध्यान नहीं दें, आपको उसको याद नहीं करना है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि फॉलिएट पैपली मानव में नहीं होगा, ये मानव में एब्सेंट है। अगर ये होगा तो फिर 4 प्रकार का हो जाए, ऐसे सर्कमसिकम या सर्कमवैलेट पैपली या फंजीफॉर्म पैपली या फॉलिएट पैपली। तो कई तरह के पैपली, उतना डीप में नहीं जाना है, लेकिन आपको ये जानना कि मानव में 3 प्रकार का होता है, एक फॉलिएट पैपली एब्सेंट रहता है। अब ये पैपली के नीचे बेस पर ये ध्यान रखना, पैपली ऐसे उभरी हुई जो संरचना, उसके जो ग्राउंड बेस पर सतह पर जो डोर्सल साइड है, ये जीभ का ऊपर वाला सतह को डोर्सल सरफेस कहते हैं, ये ध्यान रखना। ये डोर्सल सरफेस है, और डोर्सल का मतलब ऊपर वाला, तो डॉर्फल सरफेस है ऊपर वाला, और जो इसके जीभ को उठाएंगे तो नीचे चिकना सतह मिलेगा, और चिकना सतह जो नीचे है उसको वेंट्रल साइड कहते हैं। तो जो भी पैपली होगा वो ऊपर वाले सतह पर होगा, नीचे नहीं होगा। और नीचे वाले सतह पैपली के जो नीचे बेस होगा आधार, तो बेस पर पैपली के, या बेस क्यों कहें तो इसको हिंदी में आधार कह सकते हैं, रूट के पास, जड़ के पास जो पैपली खड़ा है तो उसको सबसे नीचे वाले भाग। स्वाद को पहचानने वाली कली होती है आधार पर, तो स्वाद को पहचानने वाली कली, पहचानने वाली कली होती है बर्ड, ये ध्यान रखना है कली। इस कली को एक नाम दिया गया जिसे टेस्ट बड कहते हैं। तो ये पूछेगा एग्जाम, और टेस्ट बड जब भी मिलेगा ऊपर के सरफेस पर मिलेगा, जीभ के नीचे वाले सतह से किसी भी तरह के स्वाद का पता नहीं चलता। और ध्यान रखना है कि 3 प्रकार के पैपली अपने अपने बेस पर टेस्ट बड रखे हुए हैं, जिसके द्वारा टेस्ट को पहचाना जाता, और इस टेस्ट बड को ही नॉर्मली गस्टो रिसेप्टर कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं। ध्यान रखना, मतलब भोजन में जो भी चीज आएगा उस भोजन के पदार्थों के स्वाद को ये पहचानने का काम करे। और इस रूप में जब टेस्ट बड को देखेंगे तो ये टेस्ट बड जो डिस्ट्रीब्यूट है ये 4 सेक्शन में है, 2 साइड में, एक पीछे में और एक आगे में। तो ये टंग की बनावट है, ध्यान रखना, यही आपसे एग्जाम में पूछेगा। ऊपर के सतह पर है जो टेस्ट है, ऊपर में रुखड़ा जो पैपली कहलाता है। पैपली 3 प्रकार का है, एक मानव में नहीं होता जिसको फॉलिएट पैपली कहते हैं। 3 होता है, सर्कमवैलेट पैपली या फंजीफॉर्म पैपली
तो इस तरह से आपको उन सब के बारे में नहीं जानना है, लेकिन ये जानना है कि 3 प्रकार का पैपली है। पैपली के जो बेस है, उस बेस पर स्वाद को पहचानने वाली कली होती है, जिसको टेस्ट वर्ड कहते हैं। टेस्ट वर्ड का दूसरा नाम गैस्ट्रो रिसेप्टर। और ये मानव में जो होता है, ये गैस्ट्रो रिसेप्टर, ये 4 प्रकार के स्वाद को पहचान सकता है। तो 4 प्रकार के स्वाद का पता लगा लेता है। तो पता लगाता है, ये ध्यान रखना, ये कभी कभी पूछेगा कि मानव का जो जीव है वो कितने प्रकार के टेस्ट को पहचानेगा, तो 4 प्रकार। तो ये ध्यान रखना है कि जीव जो है ये 4 प्रकार का स्वाद पता करता है, और 4 प्रकार का स्वाद का जो पता चलता है वो अलग अलग जगह पर मौजूद पैपली के द्वारा। तो 4 प्रकार के स्वाद का पता लगाया जाता है, और वो 4 भाग यहां दिख रहा। तो इसको ध्यान देंगे तो जो 4 भाग है उसमें आपको ध्यान रखना है कि एक स्वाद जो है वो मीठा तथा नमकीन है। तो स्वीट एंड सॉल्टी, ये पहला स्वाद। तो 2 स्वाद हो गया। दूसरा है स्वाद जिसको खट्टा कहते हैं, सोर टेस्ट। और तीसरा जो है ये तीखा है, ये ध्यान रखना। तो 3 तरह के टेस्ट हैं, मतलब यहां तो 2 ये हो गया, एक 3 एक 4। तो मीठा और नमकीन का जो स्वाद है ये जीभ के अग्रभाग से पता चलता है, जो टिप होगा जीभ का। खट्टा जो स्वाद है ये जीभ के किनारे वाले टेस्ट वर्ड से पता चलेगा, दोनों किनारे। और तीखा भाग जो है, तीखा जैसे मिर्ची खाते हैं, तो तीखा जो लगता है वो तीखा स्वाद जीभ के पीछे वाले हिस्से में मौजूद, पीछे वाले भाग में मौजूद पैपली से पता चलता है, या टेस्ट वर्ड से पता चलता है। मतलब यहां जो बना हुआ है, अगर इसको डिमार्क करें तो इससे मीठा प्लस नमकीन, जो आगे वाला ये जो है ये पता लगाएगा खट्टा का, और ये जो पता लगाएगा ये तीखा का। इसको इधर लिख देते हैं, ये तीखा का। तो ये ध्यान रखना, यही 3 लोकेशन है जिसके द्वारा 4 स्वाद का पता चल रहा है। अब यहां पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां ये खाली है, यहां पर पैपली नहीं होता है, और इस पैपली नहीं होने की वजह से यहां पर स्वाद नहीं पता चलता, और इसलिए ये इनसेंसिटिव होता है, मतलब स्वादहीन होता है। ये याद रखना। तो ध्यान रखना है कि जीभ का जो बीच वाला भाग है, मध्य भाग, उसमें कोई स्वाद की जानकारी नहीं मिलती है। अब ऐसा नहीं करना है कि हम बता रहे हैं तो आप बीच में नमक को रख के देखें और कहें कि नमक तो नमकीन लग रहा है सर, टेस्ट तो मिलता है। तो ये समझना ऐसे है कि चूंकि स्लाइवा है, लार जब है, भोजन रखेंगे तो एक जगह नहीं, वो फैलेगा, और फैल करके जब इधर उधर जाएगा तो आपको टेस्ट पता चल जाएगा। लेकिन साइंटिफिकली जब स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि बीच वाला भाग स्वादहीन है। तो इतना आपको जानना है टंग के बारे में। अब टंग का जो पीछे वाला भाग है यहां, इसको एक नाम दिया गया जिसको टॉन्सिल कहते। तो टंग जहां पर गर्दन से जुड़ा रहता, पीछे वाले पोर्शन, तो जहां पर जुड़ा रहता है वहीं पर एक उभरी हुई मांसल संरचना होती, और उस उभरी हुई मांसल संरचना को टॉन्सिल कहते। और ये एक सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा कुछ लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, जो भोजन में मौजूद हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने का काम करता है। लेकिन कभी कभी जब टॉन्सिल में संक्रमण हो जाएगा तो एक बीमारी हो जाएगी जिसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि टॉन्सिल में संक्रमण होने पर एक बीमारी होती है जिसका नाम टॉन्सिलाइटिस है, जो अक्सर लोगों को हो जाता है, खासकर उस मौसम में जब मौसम ट्रांजिशन फेज में होता है, गर्मी जाड़ा, जाड़ा गर्मी, ऐसे जब टाइम चेंज होता है टेम्परेचर, तो इन्फेक्शन होना कॉमन है, जिसमें इसमें सूजन आता है। और चूंकि ये गर्दन का पार्ट ऐसे ये होल है, ये ऐसे होल है जिसके द्वारा भोजन को नीचे जाना है पाइप में, लेकिन जब इन्फेक्शन होगा तो ये ऐसे स्वेल करेगा, बड़ा होने लगेगा, तो ये बढ़ जाएगा, फूलेगा, सूजन होगा, तो गला का एरिया छोटा हो जाएगा, और तब कुछ भोजन करेंगे, पानी पिएंगे, बोलेंगे, तो आपको स्वेल करने में दिक्कत होगा, दर्द का एहसास होगा। और दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि टॉन्सिल में संक्रमण के कारण टॉन्सिलाइटिस हो गया।
जिसका उपाय सर्जरी होता है या शल्य चिकित्सा होता है। तो शल्य चिकित्सा करके इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये शरीर में कोई ज्यादा महत्वपूर्ण अंग नहीं। और इस प्रकार से टंग का आपको फीचर को ध्यान रखना है कि टंग की क्या बनावट है, कैसे स्वाद को पहचानता है, किस स्वाद को कहां से पहचानने का काम होता। तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसका फंक्शन हम लोग तब पढ़ लेंगे अगले वीडियो में, जब सैलिवरी ग्लैंड पढ़ेंगे तो वहां पर मैं चर्चा करूंगा। एक दो दिन से वीडियो नहीं जा रहा था, उसका कारण कि कुछ हेल्थ वाइज प्रॉब्लम था, मैकेनिकल बैक एक होने के कारण मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आज भी वही स्थिति है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को कंटिन्यूटी बना रहे, और इसी के लिए मैं इस दर्द के साथ भी ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। साथ ही एक चीज पता होना चाहिए कि मंच पर जब कोई जाता है तो मंच पर मौजूद व्यक्ति, कलाकार, जो भी लोग हैं, उनके दर्द का एहसास किसी को नहीं होता। सामने वालों को यह मतलब होता है कि वो जिस उद्देश्य से बैठे हुए हैं उनकी उद्देश्य पूर्ति होनी चाहिए। कलाकार अगर आया है मंच पर तो वो ऑडियंस को खुश करे, यही उनका भाव होता। ऑडियंस ये नहीं सोचता है कि उनके पीछे जो खुश कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, उनके अपने पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। तो खैर वो सब अलग मैटर है, उस पर ध्यान नहीं देना। हम लोग को अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना। वीडियो को जरूर देखें शुरू से अंत तक, लाइक करें, चैनल को पहली बार देखें सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट भी दें, ताकि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने ला सकूं। तो थैंक यू, फिर मिलूंगा अगले विषय में अगले वीडियो के साथ।